Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your SST teacher. Today in this video I will explain the chapter 28, the government and the economical development, which is part of your political science and given on page number 204. So students, you can take out your textbook. So स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के कुछ रोल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करता है कि सभी को इक्वल राइट्स और हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सके और हर गवर्नमेंट अपने टाइम पीरियड में अपने देश का डेवलपमेंट प्रोग्रेस चाहेगी। ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट देर आर थ्री मोटिव्स ऑफ डेवलपमेंट विच आर सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एंड ऑल्सो एजुकेशनल डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट रिफर्स टू अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिकल यानी कि अर्थव्यवस्था की डेवलपमेंट होना। ठीक है, जैसे देश में जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास हो और लोगों की आमदनी अच्छी हो, जो जीडीपी है वो बढ़े और साथ ही साथ जो इनकम सोर्स है वो भी बढ़ती जाए। ठीक है, और जिससे कि जो देश है वो एक हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में इमर्ज आउट हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट कई मेजर्स, कई प्रिंसिपल्स, कई स्कीम्स या मेजर्स अडॉप्ट करती है। तो पहले इसमें है प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया। तो प्लानिंग कमीशन हमारे इंडिया में 1950 में सेटअप किया गया था और जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ साथ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे वो इसके प्लानिंग कमीशन के। ठीक है, तो 1950s में प्लानिंग कमीशन रखा गया। उस समय 1950 के पहले हमारा देश पुअर था और कई फैसिलिटीज़ को लैक कर रहा था जो आज देखी जा रही है। ठीक है, तो इंडिया की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ जो थी वो अन्य देशों के मुकाबले बहुत ही कमज़ोर थी। तो उनकी नींव को मजबूती देने का काम प्लानिंग कमीशन ने किया। इसके लिए गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स और 6 एनुअल ईयर प्लान्स लॉन्च किए, जो कई तरह की फैसिलिटीज़ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई और अन्य सेवाएं जो थी वो प्रोवाइड कर रही थी, अन्य बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन नेशन के से जुड़े जो नेटिव्स हैं, यानी पीपल्स हैं, बिलोंगिंग्स और ऑर्गेनाइजेशंस या कोई भी कंपनीज है उनको हेल्प प्रोवाइड करता है फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली तरीके से। ठीक है, तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिकल में कई सेक्टर्स रहते हैं जिसका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, रूरल। तो पॉवर्टी तो हमारे देश में बहुत पहले से थी और अभी तक चली आ रही है। इसका रीज़न ये है कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होना, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो और जनसंख्या का बढ़ना यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी रीज़न है जो हमारे देश में पॉवर्टी लेवल इंक्रीज अप हो रहा है। ठीक है, और कंपटीशन लेवल। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं अगर हम, तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं वो हर साल क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि जो भारत की जनसंख्या है उसका भरण पोषण हो पाए। और गवर्नमेंट कई तरह के मेजर्स भी अडॉप्ट करती है ताकि जो ग्रेन्स है उसको प्रिजर्व किया जा सके लंबे समय तक।
आगे किसी अकाल वाली परिस्थिति में भी उन जो है देश को फीड किया जा सके। ठीक है, तो जो फार्मर्स हैं वो हर संभव प्रयास करता है ताकि अच्छी से अच्छी पैदावार, बट समटाइम्स ड्यू टू अनफैमिलियर कंडीशंस हिज क्रॉप्स फेल। ठीक है, तो इस क्रॉप के फेलियर से उसको नुकसान होगा। एक तो फसल भी जा रही है तो उससे उपज नहीं अच्छी होगी, बीज भी नष्ट हुए, और साथ ही साथ जो उसने मतलब कैपिटल यूज़ किया होगा, इनकम इन्वेस्ट किया होगा, वो सब भी वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से उबरने के लिए, हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ हेल्प भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर क्रॉप्स इंसेक्ट या पेस्ट के द्वारा हार्म होती हैं तो गवर्नमेंट पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो और जो लैंडलेस फार्मर्स है या जो मीडियम फार्मर्स हैं या थोड़े से इकोनॉमिकली अच्छे नहीं हैं, तो वीगर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे फार्मर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना गवर्नमेंट का मेजर रोल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कई मेथड्स, कई प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज़ करती है, जैसे अच्छे बीजों को प्रोवाइड करना किसानों को, उन्हें लोन प्रोवाइड करना और इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना ताकि उनकी जो उपज है वो अच्छी पैदावार हो। अब इसी से एग्रीकल्चर को इन्हेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति, इसमें क्या फोकस किया गया, जो पैदावार है, फसलों की पैदावार उसको और बढ़ाने के लिए और अच्छी फसल और डिजीज फ्री और पौष्टिक फसल, मतलब न्यूट्रिएंट्स रिच जो क्रॉप्स हो वो यील्ड हो, इस पर जोर दिया गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर कई स्कीम्स, कई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने फार्मर्स को, जैसे मॉडर्न एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स जैसे प्लस, सोइंग मशीन्स, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, देन HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ठीक है, ये सीड्स हाइब्रिडाइज्ड होते थे और ये डिजीज फ्री होने के साथ साथ अच्छी पैदावार करने में सक्षम थे। ठीक है, फिर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करना। तो फर्टिलाइजर्स जो कि जैसे कभी कभार हम जो सॉइल है उसकी टेस्टिंग कराते हैं, तो सॉइल की टेस्टिंग कराने पर हमें उसमें कुछ पौष्टिक तत्वों की कमी मिलती है, तो उस पौष्टिक तत्व यानी न्यूट्रिएंट कंटेंट की जो डेफिशिएंसी है उसको हम इन्हेंस कर सकते हैं व्हेन वी ऐड दैट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। तो पोटैश है, ठीक है, और फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये कंटेंट हम डाल के इंक्रीज करते हैं। तो ये भी बहुत महंगे आते हैं, तो गवर्नमेंट कुछ सस्ते दामों पर उनको अवेलेबल कराती है और लोन्स भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, पेस्टिसाइड्स भी प्रोवाइड करती है जिससे कि उनकी फसलों में कोई पेस्ट या इंसेक्ट ना लगे, और साथ ही साथ इरिगेशन के लिए चैनल्स, टनल्स और ट्यूबवेल्स लगवाती है जिससे कि किसानों की फसलें खराब ना हो, क्योंकि हमारे इंडिया में मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं वो रेन पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर इरिगेशन प्रोसेस। इसके लिए एग्रीकल्चर रिसर्च का भी इंस्टीट्यूट इंडिया में खोला गया और एग्रीकल्चर को भी एक फील्ड ऑफ स्टडी एजुकेशन के फॉर्म में गवर्नमेंट ने इन्हेंस किया, जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो है एग्रीकल्चर को अपने नॉलेज में, अपने फील्ड ऑफ एजुकेशन में ले और एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से प्रोफेसर्स या साइंटिस्ट बन के इमर्स्ड आउट हो, जो रिसर्च के माध्यम से क्या करें, बीजों में कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप करें या हाइब्रिडाइजेशन करें जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए हम ऐसी फसल उगाएं
जिसमें पैदावार भी अच्छी हो, डिजीज रेजिस्टेंट भी हो और साथ ही साथ क्रॉप वो फेल भी ना हो, मीन्स लेस मॉइस्चर में भी वो कल्टिवेबल हो सके। ठीक है, तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन 1973 में सेटअप किया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और साथ ही साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो ICAR है वो सेवरल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करती है सीड्स को लेके। अब आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रीज जो हैं वो इकोनॉमी को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा सहायक है, और हमारे इंडिया में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज चलती है। तो इंडस्ट्रीज से हमारे देश का जो प्रॉफिट है यानी कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है, पर कैपिटल इनकम जो होती है वो सालाना इंक्रीज होती है जब व्हेन वी आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स इंडस्ट्रीज को वित्तीय सहायता भी देती है, फाइनेंशियल हेल्प भी करती है, और कुछ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो होती है उनको वो खुद ओन करती है ताकि उनको एक सपोर्ट मिल पाए, एक बेस मिल पाए। तो ऐसी हैं भेल, NTPC और सेल। भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC। ठीक है, अब आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी लघु उद्योग। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्मॉल एरिया में और एक ऑर्गेनाइजेशन या NGOs के द्वारा चलाई जाती है जिसमें कि वर्कर्स एम्प्लॉयड किए जाते हैं, यानी कि जो बेसहारा होते हैं या डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, स्पेशली डिसेबल्ड पर्सन्स, उनके लिए ये जॉब्स होती हैं ताकि वो भी कमा के अपना पेट भर सके, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनको गवर्नमेंट टैक्स से रहित रखती है। ठीक है, टैक्स से उनको एक प्रॉफिट मिलता है कि वो टैक्स से दूर रहेंगे, उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, और जो प्रोड्यूस होता है कुछ वहाँ के कंज्यूमर्स के लिए या मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो होते हैं रिजर्व रहते हैं, और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है जिससे कि वो अपना उद्योग भी चला सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज जो घर या किसी एक चार दीवारी के अंदर चल रहे होते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज घरों में ही एक फैमिली मेम्बर्स के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें बास्केट वीविंग हो गया, हैंडलूम्स, या आपको कह सकते हैं कि होजरी, ये सब जो मटेरियल्स हैं वो कॉटेज इंडस्ट्रीज में बनेंगे, जिसमें जो फैमिली मेम्बर्स होंगे वो आपस में ही एक दूसरे का सपोर्ट करके कुछ क्राफ्ट या टॉयज वुड से बनाएंगे जो अपनी ओन नीड्स को, सप्लीमेंट को फिलअप करने के लिए होंगे। ठीक है, अब आ जाता है रूरल डेवलपमेंट। रूरल की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र जो है हमारे भारत में वो बहुत पिछड़ा था शहरों के मुकाबले। मैनी टाइम्स अगो देयर वर नो इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रॉपर सैनिटेशन, हेल्थ सेंटर्स एंड लैक ऑफ एजुकेशन ऑल्सो इन द रूरल एरियाज। तो सरकार जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अर्बन एरियाज के प्रोग्रेस के साथ साथ रूरल एरियाज का भी डेवलपमेंट कर रही है इन द फील्ड ऑफ एवरी एजुकेशन, सैनिटेशन, रोड्स एटसेट्रा। ठीक है, तो गवर्नमेंट प्रॉपर सैनिटेशन, टॉयलेट्स और ड्रेन्स बनवाती है जिससे कोई बीमारी ना फैले। कई प्रोग्राम्स होते हैं जिसके तहत जैसे कि वैक्सीनेशन और अन्य मेडिकल एड्स वहाँ के लोकल्स को प्रोवाइड करती है, और वाटर सप्लाई, स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कुछ हेल्प प्रोवाइड करना, स्कॉलरशिप है। ठीक है, और ऐसे कई स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो उनको हेल्प करें, और जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे घर खरीद पाएँ या
एक उनके पास खुद का घर हो तो उसके लिए गवर्नमेंट प्रधानमंत्री आवास विकास योजना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि जो जिनके पास घर नहीं है वो खुले में रह रहे हैं तो उनको एक घर प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और कई तरह के बेनिफिट्स वहाँ के नेटिव्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी भी अब आजकल हर गांव में पहुंच रही है। ठीक है, पहले तो ये था कि कुछ देर के लिए बिजली आई और फिर चली जाती थी। अब क्या है, जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो 24 आवर्स गांव में होती है। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट में एम्प्लॉयमेंट, लघु उद्योग या गांव के जो लोग हैं उनको छोटे छोटे फील्ड्स ऑफ वर्क में जोड़ा जाता है, जिससे कि वे कुछ सीखें और फिर उससे डेवलप कर पाएँ। जैसे कि मैन्योर, वो उनके घरों में वो उनको समझाया जाता है कि वे अपने खुद के टैंक्स लगवाएं, जिससे कि जो कि वो फीसेस कलेक्ट होगा या वेस्ट वो घर में जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो प्रोड्यूस करेंगे, उससे क्या करेंगे, उसको वो एक टैंक्स में कलेक्ट करते जाएंगे और कलेक्ट करने पर ये कुछ समय बाद क्या बन जाएगी, खाद बन जाएगी, मैन्योर बन जाएगी। और मैन्योर से जो भी गैस रिलीज आउट होगी वो एक चैम्बर में या एक मतलब पाइप से होती हुई कलेक्ट होगी और इसका एनर्जी के जनरेशन में या इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में यूज अप किया जाएगा और साथ ही साथ मैन्योर को सेल ऑफ करके प्रॉफिट भी कमाएंगे। ठीक है, दूसरा कि हेल्थ कंडीशंस, तो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स और जो ऐसे स्कीम्स कुछ ऐसे पर्सन्स अपॉइंट करते हैं जैसे कि आशा और आंगनबाड़ी सेंटर्स खोलती है, जिसमें जो कुपोषण से शिकार बच्चे हैं उनको स्कूल में बुला करके शिक्षा भी दी जाती है और साथ साथ मिड डे मील भी प्रोवाइड किया जाता है। फिर जो फीमेल्स हैं उनकी देखभाल के लिए गवर्नमेंट आशास को अपॉइंट करता है, जो उनके मैटरनल से लेकर उनको मतलब उनके हेल्थ कंडीशंस का भी ध्यान रखती है। ठीक है, और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान जो था वो 2001 में स्टार्ट हुआ था और ये 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों के लिए कंपलसरी था एजुकेशन और उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था, जिसमें उनको स्कूल ड्रेस, शूज़, बैग्स और बुक्स स्कूल से ही प्रोवाइड होती थी। ठीक है, और निर्मल ग्राम पुरस्कार के अकॉर्डिंग ये इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम है जो कि 2002 में लॉन्च हुआ था और गवर्नमेंट घरों में अगर कोई भी व्यक्ति मतलब जिस घर में सैनिटेशन के लिए प्रॉपर सैनिटेशन के तहत टॉयलेट्स पाए जाते थे तो गवर्नमेंट उनको कुछ राशि उपहार स्वरूप दे रही थी और साथ ही साथ पुरस्कृत करते थे। ठीक है, फिर वाटर सप्लाई इज ऑल्सो मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इट टू द नेटिव्स ऑफ द नेशन या कंट्री। तो वाटर सप्लाई भी हमारे देश में बहुत ही जरूरी है और ये गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश के हर नागरिक को फ्रेश एंड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड हो। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाटर जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे लिए प्योर होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और डिजीज़ फ्री होना चाहिए। ठीक है, और कई सारी डिजीज़ तो वाटर बॉर्न ही होती हैं। अगर वाटर बॉर्न डिजीज़ फैलती मतलब से कोई कॉन्टेमिनेट या अफेक्टेड होता है तो उसके द्वारा वो इन्फेक्शन फैलेगा, जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है, तो ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है और बहुत जल्दी स्प्रेड अप होती है। तो गवर्नमेंट इंश्योर करता है कि किसी भी तरह से ये वाटर बॉर्न डिजीज़ ना फैले और फ्रेश वाटर और फिट वाटर जो है पोर्टेबल वाटर लोगों तक प्रोवाइड हो। इसके लिए गवर्नमेंट वाटर मैनेजमेंट सर्विसेज या प्लांट सेटअप करता है, जिसके तहत घरों से होने वाला जितना भी वेस्ट वाटर है वो कलेक्ट किया जाता है, उसकी क्लीनिंग होती है और वाटर जो है फ्रेश और क्लीन फॉर्म में वो छोड़ जाता है नदियों में और फिर फ्रेश वाटर जो नदियों से हमें अवेलेबल होगा प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ वाटर वो हम फिर से पाइप्स के थ्रू सेंड ऑफ करेंगे घरों में, है ना, सप्लाई करेंगे।
तो यही वाटर फिर हमारे जो पर्सन है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर किसी जगह वाटर सप्लाई नहीं हो रही है या कुछ जगहों पर कभी कभार पाइपलाइन के इश्यूज के कारण वाटर नहीं पहुंच पाता, तो फिर गवर्नमेंट टैंक्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, जहां 2 या 3 दिन के लिए वाटर अवेलेबल हो पाता है और जब तक वो रिपेयर हो जाता है। और उसी के साथ साथ गवर्नमेंट डेजर्ट्स या जहाँ पर बहुत ही लेस रेन होती है, लेस रेनफॉल होती है, तो वहाँ पर टनल्स या कई अन्य मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग या प्लांट सेटअप करती है, वेल्स बनवाती है, जिससे कि वाटर भविष्य के लिए स्टोर रह पाए। और जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो वहाँ टनल्स या पाइप्स के थ्रू जो वाटर है वो सप्लाई किया जाता है ताकि खेतों में पानी पहुंच पाए और किसान उससे इरिगेशन कर पाए। तो ये सारे डेवलपमेंट गवर्नमेंट के थ्रू समझे जाते हैं और उसको फॉलो अप किया जाता है ताकि जो देश की इकोनॉमी है, डेवलपमेंट है, उसका जो स्केल है वो बढ़ाया जा सके। सो दिस वाज द चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट that I have explained you today. If you have any problem related to any line or any topic, you can ask me in the upcoming class via Google Meet. Have a nice day, students. Thanks for watching this video.